जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, 104 टन सोना सिर्फ 6 महीने में भारत ने अपने विदेश में वापस शिफ्ट कर दिया। सोचिए, ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के जो सेकंड हाफ है उसमें 104 टन से ज्यादा गोल्ड डोमेस्टिक वॉल्स में शिफ्ट कर दिया। और टोटल जो रिजर्व्स हैं वो अब लगभग 880 टन के आसपास पहुंच चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गोल्ड का शेयर है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में वो 16.7% तक बढ़ गया है, जो एक क्लियर सिग्नल देता है कि कुछ बड़ा ग्लोबल लेवल पर बदलता है। और ये सिर्फ एक फाइनेंशियल मूव नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है कंट्रोल, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी का। क्योंकि दुनिया बदल रही है और भारत भी अपनी जो फाइनेंशियल पावर है उसको घर निकला जा रहा है। तो इसी पर आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और थोड़ी छोटी चर्चा रखे हैं। वो भी 4-5 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं बैठने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं बेड पे बैठ के अपनी कमर दिखा के आज का ये शो कर रहे हो। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, क्या आरबीआई को डर है कि जो फॉरेन वॉल्स है उसमें रखा हुआ जो गोल्ड है फ्यूचर में सैंक्शंस या फिर कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क का शिकार हो सकता है? इसके लिए सारा का सारा सोना वापस लाने में जो सरकार भी लगी का है। देखिए 1991 में ऐसी हालत हो गई थी कि भारत को अपना 47 टन सोना बाहर गिरवी रखना पड़ा। और आज भारत जो अपना विदेश में सोना है वो देश में लेके आ रहा है। भारत के पास आज 880 टन सोना पड़ा है। और अभी भारत के वॉल्ट के अंदर 675 ये से 685 टन 680 टन जो सोना है वो हमारे पास है, हमारे वॉल्ट में। अभी भी 200 टन जो सोना है वो बाहर रखा हुआ है, लंदन और न्यूयॉर्क के वॉल्ट में रखा हुआ है। अंबर जी, पिछले 3 साल के अंदर 383 टन 383 टन हैव बीन बॉट फ्रॉम आउटसाइड। हमारा जो सोना था जो देश के अंदर था वो 37% था 2023 में, 31 मार्च 2023। और 31 मार्च 2026 में 680 टन के साथ 77% हो चुका है। भारत अपना सोना अपने देश के अंदर स्टोर कर रहा है। वो बॉम्बे और नासिक के अंदर वहां की मिंट्स के अंदर स्टोर करके रख रखा है। और देखिए, सोना बहुत ही स्केर्स कमोडिटी हो गया है। सेंट्रल बैंक्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर बाइंग गोल्ड लाइक एनीथिंग। पिछले 4 साल से आप ये देख लीजिए, सेंट्रल बैंक एवरी ईयर 1000 टन गोल्ड बाई कर रहे हैं। एक और एक चीज देखिए, यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स जो है उसकी भी जो होल्डिंग है वो भी कम करते जा रहे हैं। भारत ने भी अपना जो आप समझ लीजिए, हमारे पास $700 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। उसके अंदर हमारी आज जो यूएस होल्डिंग्स है, ट्रेजरी होल्डिंग्स, इट हैज कम डाउन टू $195 बिलियन। और आज हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज गोल्ड एज अ कंपोनेंट इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो 16% के आसपास है। इससे आप समझ लीजिए कि यूक्रेन वॉर के बाद रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए थे उनके $300 बिलियन कन्फिस्केट कर दिए गए। उसके बाद आप देखिए वेनेजुएला, ईरान और अफगानिस्तान के रिजर्व्स को भी अमेरिका ने कन्फिस्केट कर दिया है। अमर जी, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट इन द फाइनेंशियल सिस्टम। थोड़े दिन पहले फ्रांस ने अपना 128 टन न्यूयॉर्क के अंदर बेच के उन्होंने खुद के देश में ले लिया है। जर्मनी जो है, जर्मनी और इटली 2000 टन जो गोल्ड है वो बाहर से अपने देश में मंगाने की बात कर रहे हैं। देयर इज अ कंप्लीट लैक ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस को डिसरिगार्ड कर रहे हैं कि, और स्विफ्ट को भी उन्होंने वेपनाइज कर दिया है। और जिसके थ्रू आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर एक फाइनेंशियल वॉरफेयर चालू हो गया है। जैसा स्विफ्ट का नेटवर्क है, चाइना ने अपना खुद का नेटवर्क बना के रखा है, CIPS, क्रॉस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम। रशिया ने SPFS बना के रखा है। भारत अपना UPI बना रहा है। तो ये सब चीज इसके लिए हो रहा है क्योंकि जो ट्रेड सेटलमेंट, जो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड सेटलमेंट जो हो रहा है, उससे बचने के लिए ऑल्टरनेटिव्स तैयार किया जा रहा है। इसके लिए आज हमारा जो एनर्जी ट्रेड हम रशिया के साथ कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं लोकल करेंसी में।
और इसी के अंदर भारत अभी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रहा है विद मेंबर कंट्रीज, जिसमें इवेंचुअली जो ट्रेड होगा वो लोकल करेंसी में होगा। जैसे इंडिया और यूएई के बीच में जो जी ट्रेड जी। होता है वो रुपये लेकिन और वैसे मैं डॉलर यहाँ में पर होता है। एक बात आपसे और समझना चाहती हूँ कि हमारे सामने रशिया का एग्जाम्पल है, जो रशिया जैसे एग्जाम्पल है वो पूरी दुनिया के लिए ही है, और बहुत सारे लोगों ने उससे सीखा है। मुझे लगता है भारत भी उससे सीख रहा है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो एसेट्स है सब अपना अपना उस पर डायरेक्ट कंट्रोल और जो सिक्योरिटी है वो उसकी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो ये सवाल कि क्या रशिया से सीख कर भारत जो है वो अपने एसेट्स पर अपना कंट्रोल रख रहा है, और दूसरी बात ये कि क्या जो ये मूव है ये इस बात का सिग्नल है कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर ट्रस्ट कम होता जा रहा है। देखिए, यूक्रेन वॉर चालू हुआ था फरवरी 2022 में। 31 मार्च 2023 में 37% गोल्ड रिजर्व जो था वो भारत के अंदर था। आज 31 मार्च 2026 में 77% हो गया, 40% बढ़ा है, मतलब डबल हो चुका है। इस बीच भारत ने गोल्ड भी परचेज किया है और आज हमारे पास 880 टन गोल्ड पड़ा है। देखिए, ये जो गोल्ड आया था लास्ट क्वार्टर में आया था, और ये कब आया था इसको किसी को जानकारी नहीं है। अचानक जब आ गया, आरबीआई ने डिक्लेरेशन कर दिया। इससे आप समझ लीजिए कि जो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर जो अमेरिकन दादागिरी को काउंटर करने के लिए भारत धीरे धीरे अपना जो गोल्ड है वो 100 टन की मात्रा में धीरे धीरे लेके आ रहा है। कुछ मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट दिवाली के वक्त भी न्यूज आया था, नवंबर 2024 में, जब हमने 100 टन वापस मंगाया था। तो पिछले 3 साल के अंदर हमने 383 टन गोल्ड हमारे देश में मंगाया। अंबर जी, दिस इज अ रिमार्केबल थिंग। इसमें हमने क्या किया, हमने ऐसा काम किया है कि हमने किसी को भी नाराज नहीं किया है। देखिए, अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फाइनेंशियल वॉरफेयर चल रहा है और हम अपना देश में हमारा गोल्ड मंगाते हैं तो अमेरिका भी उससे नाराज हो सकता है। बिना किसी को नाराज करके चुपचाप काम निकालना, ये भारत के जो गवर्नमेंट है वो कर रही है। भारत अपना जो रुपी है वो इंटरनेशनलाइज कर रहा है। अभी हमने साउथ कोरिया के साथ भी हमारा जो यूपीआई है, यूपीआई बेस्ड क्यूआर सिस्टम है, उसको भी हम कर रहे हैं। देखिए, इसी को बचने के लिए भारत ने जुलाई के अंदर, जुलाई 2022 में जो इनवॉइसिंग होती है वो आईएनआर में चालू करवा दी थी। और उसके बाद आप ये देखिए कि भारत के अंदर हम अलाउ कर चुके हैं कि जो रशिया के पास जो एक्सेस रुपीज है वो भारत के स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकता है, भारत के बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम भी बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत अपनी जो चाल है वो ऐसे खेल रहा है कि वो एनर्जी ट्रेड के अंदर भी रुपीज की क्वेश्चन बढ़ा रहा है। आज हम और रशिया के साथ जो तेल ले रहे हैं वो रुपीज में ले रहे हैं। अभी यूएई जो है वो भी ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर निकल चुका है। अब ओपेक से बाहर निकल के यूएई जो है वो अपना जो प्रोडक्शन है 5 मिलियन बैरल्स पर डे वो इंक्रीज कर सकता है। ओपेक के अंदर कोटा दिया रहता है कि आप इतना ही कर सकते हो, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते। यूएई ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है। यूएई जो, और देखिए सऊदी अरेबिया ये कोटा फिक्स करता है और अपने हिसाब से करता है। अब यूएई ने डिसाइड कर दिया है कि उसके ऊपर 2000 मिसाइल्स दागे गए। उस समय ये जो गल्फ काउंसिल थी, ये ओपेक कंट्रीज थी, उन्होंने यूएई की हेल्प नहीं की। अब यूएई को समझ में आ गया है कि उसको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, बाहर निकला। अंबर जी, एक चीज जो हो रही है, बताया जा रहा है कि यूएई शायद जीसीसी से भी निकल सकता है, अरब लीग से भी निकल सकता है, क्योंकि आज जो है यूएई के अंदर जो आयरन डोम है, इजराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम उधर लगा दिए। तो यूएई को समझ में आ गया है कि भारत के साथ उसको भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकता है। भारत के साथ दिरहम के अंदर हम ट्रेड भी कर सकते हैं। हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो 5.5 मिलियन बैरल्स पर डे है। अगर आप यूएई हमको पूरा तेल दे देता है तो हम पूरा तेल यूएई से ले सकते हैं, ऐसी हालत है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी वो बाईपास कर रहा है, क्योंकि वो फुजेरा पोर्ट से रेड सी के द्वारा हमको भेज देगा। तो हम तो कंप्लीटली इंसुलेट हो रहे हैं। और इसी में देखिए, हमारे जो एनएसए है, अजीत डोवाल जी, वो जाके मिले थे यूएई के जो रूलर्स है, उनसे जाके भी मिले थे। तो भारत तो जो है अपनी सॉवरेनिटी, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी
जो फिनेंशियल आर्किटेक्चर में हमारा जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसका वॉल्यूम भी बढ़ा रहा है। यूपीआई देख लीजिए, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं भारत का, और एक साल में कम से कम हम मेरे ख्याल से 30 लाख करोड़ का कुछ हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। 300 लाख करोड़, सॉरी, इट्स नॉट 30 लाख करोड़, इट्स 300। सो दिस इज द ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इंडिया इज डूइंग। और लेकिन उमेश जी, इन ट्रांजेक्शन से क्या एक ही सवाल है कि क्या भारत प्रिपेयर कर रहा है किसी बड़े ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक के लिए, या फिर कोई इस तरह का क्राइसिस हो सकता है? देखिए, अमेरिका की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है किसी को समझ में नहीं आ रही है। वो अपने एलाइज को बहुत जल्दी हर्ट कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को हर्ट कर रहा है। देखिए, रशिया के और यूक्रेन का वॉर के अंदर वो जानबूझ के यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रहा था, और इसके कारण जो यूरोप के गैस प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे, यूरोप रिसेशन में आ गया, यूरोपियन इंडस्ट्रीज अमेरिका शिफ्ट होने लगी है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर भी उसने वही किया। ईरान के साथ वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? यूएई को हुआ, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, इन सबको हुआ है जो अमेरिकन एलाइज है। और उसने क्या किया, अपना वेनेजुएलन ऑयल अपने कब्जे में लेके फिर बाद में उसने यहाँ पर हमला किया है। सबसे बड़ी बात है कि उसने ब्लॉकेड एक तरह से डाल दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, कि कोई भी इरानियन शिप्स को वो निकलने नहीं देगा। तो ये एक तरह से आप ये देखिए कि इंटरनेशनली वो अपनी दादागिरी कर रहा है, और इसमें हमें एक तरह से हम ये जो अमेरिकन प्रेशर में न आने से पहले अपने आप को इंसुलेट कर रहे हैं। दीज आर द स्टेप्स विच द इंडियन गवर्नमेंट इज टेकिंग, कि फ्यूचर में अगर कोई अमेरिकन प्रेशर आए तो हम उसको विथस्टैंड कर सके। हमारा सोना हमारे पास रहेगा, हमारा जो ट्रेड है उसका पैरेलल मैकेनिज्म भी हम सेट कर रहे हैं, और एक तरह से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हम ऑप्शंस तैयार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, यूक्रेन ने अभी रशियन रिफाइनरीज को उड़ाना चालू कर दिया है। रशिया जो हमें अभी रशिया का जो 40% जो ऑयल एक्सपोर्ट करता था वो टर्मिनल ही उड़ा दिया उन्होंने। अब वो जो सप्लाई है जून या जुलाई या अगस्त तक चालू होगी। तो भारत अपनी सप्लाईज को एक तरह से रिप्लेनिश करने के लिए, ऑल्टरनेटिव बढ़ाने के लिए यूएई के साथ चालू कर दिया, और यूएई के साथ भी सेम टर्म्स पे होगा। हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिलेगा, हमें जो ट्रेड सेटलमेंट होगा वो रुपी और दिरहम में होगा। एनर्जी सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता है। देखिए, आज डॉलर जो है 95 रुपीस पहुंच चुका है। आप सोचिए, मैंने हमेशा बोला कि 3 डिजिट जल्दी आ जाएगा, और $1 $100 आप देखेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 या 8 महीने में आप ये फिगर देख लेंगे, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग एक तरह से सेफ एसेट डॉलर बन चुका है। देख, और चाइना के ऊपर भी किसी को भरोसा नहीं है। चाइना का युआन जो है, जो बोलता है अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है, चाइनीज इकोनॉमी तो और भी प्रॉब्लम में है। और जो पैरेलल सिस्टम्स हम तैयार करने की बात कर रहे हैं ब्रिक्स के अंदर, वो भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि भारत और चाइना एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, और भारत और चाइना कंपीट कर रहे हैं अपना युआन और अपना यूपी को इंटरनेशनलाइज करने के लिए। तो वो भी पॉसिबल नहीं है। देखिए, बातचीत होगी, लोग एनालिस्ट सब बोलेंगे, पर आपको भी समझने वाली बात है कि जब दो कॉम्पिटिटर आपस में एक साथ अपनी करेंसी को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, और तो वो कैसे कॉमन करेंसी पे एग्री होगा? क्या चाइना भारत की बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हमें ये ग्लोबल आर्किटेक्चर में, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी धीरे धीरे करने की जरूरत है। हमें नेगोशिएशंस करने की जरूरत है। धीरे धीरे हमारा जो गोल्ड है वो बाहर से लाने की जरूरत है, और इसी के मद्देनजर एक ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक खेला गया, जिसमें भारत ने धीरे से अपना सोना भी लेके आ गए, और देश के अंदर 680 टन सोना देश के अंदर है। भारत का 880 टन जो सेंट्रल बैंक का जो गोल्ड है, उसके अलावा भारत के अंदर ही अभी हमने प्राइवेट सेक्टर को गोल्ड एक्सट्रैक्शन भी चालू कर दिए, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट देने चालू कर दिए। हम अपने शो में हमेशा बताते थे कि गोल्ड मिल गया है, प्राइवेट सेक्टर कब एक्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे कमेंट्स में आते थे। तो ये भी चालू हो गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर धीरे से काम होता है, मानता हूं। देखिए, हमारे जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी जी, वो अभी निकोबार पहुंच चुके हैं, निकोबार टर्मिनल को अपोज करने के लिए। भारत के अंदर बहुत सारे बॉटलनेक्स होते हैं,
बहुत सारी चीजें सरकार बता नहीं सकती है, बट ये सब प्रोजेक्ट्स की भारत की प्रगति रोकने के लिए भारत के अंदर ही बहुत सारे जयचंद और मीर जाफर बैठे हैं अंबर जी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर ही है, और देश के अंदर कुछ लोग प्रगति नहीं चाहते, ताकि अगर लोग एम्पावर्ड हो जाते हैं तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दो देश की सॉवरेनिटी के ऊपर ध्यान दे रही है, अपना गोल्ड वापस अपने देश में लेके आ रही है। यूपीआई को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने यूपीआई को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए ऑल्टरनेटिव्स तैयार कर रहे हैं, बिना किसी की डायरेक्ट दुश्मनी लेके। हम चाइना के ऊपर भी नहीं है निर्भर, हम अमेरिका के ऊपर भी नहीं है, हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। दिस इज कॉल्ड द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 1991 में भारत ने अपना गोल्ड गिरवे रखा था। आज कांग्रेस भारत जो है रजीम अपना गोल्ड, अब वो है तो कंट्री, अब किसी कोई भी रखे, भारत हाँ, ने 1991 में, उस समय जी, वो तो अर्थशास्त्री 1991 में भारत ने अपना गोल्ड गिरवी रखा था। आज भारत अपना गोल्ड वापस ला रहा है। ये जो बात है, ये सिर्फ हमें जो नजर आ रही है, ये हिस्ट्री रिवर्सल नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरी तरह से माइंड ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए हम देख रहे हैं, या पूरा माइंडसेट जिसको हम कहते हैं। आज का जो भारत है वो डिपेंडेंट इकोनॉमी नहीं है, स्ट्रेटेजिक और सेल्फ सिक्योर और ग्लोबल सेटल इकोनॉमी भारत बन रहा है। लेकिन सवाल अब वही है कि क्या ये प्रोएक्टिव मूव है, या फिर या प्रोटेक्टिव कहना चाहिए, या फिर आने वाले जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टॉर्म है उसकी एक साइलेंट वार्निंग क्या अंबर जी, होने वाला है? आप क्या सोचते हैं? ये आप इस पे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। रमेश जी, बहुत अंबर जी, धन्यवाद आपका। जी, एक और एक चीज है आपसे, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, और मेरा यही मनोकामना है। और देखिए, धन्यवाद। 1991 में एक हार्वर्ड के जो अर्थशास्त्री थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे गोल्ड भेजा गया, और आज एक चाय वाला गोल्ड वापस लेके आ रहा है। डिफरेंस देख लीजिए। तो यही मैं बताना चाहता हूं कि देश के अंदर जो होती है, जो स्किल्स होती है, वो एजुकेशन के ऊपर नहीं होती है, उसके लिए आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, विजन लेके आना पड़ता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन है, और उसी के हिसाब से आप देखिए कि हम आज एक तरह से देश के अंदर पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमने नहीं बढ़ाए अभी तक, जबकि पाकिस्तान वाले डिबेट कर रहे हैं कि भारत के अंदर क्यों नहीं बढ़ रहा। ये उधर वहां पे डिबेट हो रहा है, और आज जुम्मे के दिन पाकिस्तान में वापस प्राइस बढ़ने वाला है। पाकिस्तान के अंदर तो वो बोल रहे हैं कि भारत एक सिग्नेचर से ऑयल जो है वो लेके आ सकता है। दिस इज द टाइप ऑफ थिंग वी आर डन, दिस इज द पावर ऑफ इंडिया। और ये मोदी जी के अंदर हुआ है, वो चाय वाले के अंदर हुआ है, जो किसी हार्वर्ड अर्थशास्त्री और कांग्रेस रेजिम में हमें नहीं मिला। बस इतना ही जी, बोलना चाहूंगा। बहुत धन्यवाद रमेश। नमस्कार। जय जय।